हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। अब इसमें आइए जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानेंगे कि विभव क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी विद्युत आवेशित वस्तु का जो विभव होता है उस कार्य के बराबर होता है जो कि इकाई धनावेश को अनंत से उस वस्तु तक लाने में करना पड़ता है या किया जाता है। तो उस कार्य को बोला जाता है उसका विभव या पोटेंशियल बोला जाता है। उसको विद्युत विभव भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। यानी किसी भी आवेशित वस्तु का विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से किसी इकाई धनावेश को या एकांक धनावेश को उस वस्तु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका विद्युत विभव कहलाता है। तो ये यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो उसका विभव धनात्मक होता है, क्योंकि अनंत से किसी एकांक धनावेश को उसके समीप लेके आएंगे या उसके पास लेके आएंगे तो वहाँ धनावेशित वस्तु है और आवेश भी धनावेश है, तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए विज्ञान की दृष्टि से उसको धनात्मक लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कोई भी धन आवेशित वस्तु है तो उसका विभव धनात्मक होता है, और इसके विपरीत कोई ऋण आवेशित वस्तु है तो उसका विभव ऋणात्मक होता है, क्योंकि वहाँ एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाएंगे तो उस वस्तु के तरफ ले जाएंगे तो वो वस्तु ऋण आवेशित है, तो उस एकांक धनावेश के कारण आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो वह स्वतः ही उस आकर्षण बल के प्रभाव कारण वो आवेश, एकांक धनावेश वहाँ उस वस्तु तक चला जाता है। तो ये जो कार्य होता है वो प्राप्त होता है, इसको किया नहीं जाता है, इसलिए विज्ञान की दृष्टि से इसको ऋणात्मक लेते हैं। तो कोई भी ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है, और विद्युत उदासीन यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है उसका विभव शून्य होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के जली विलयन में या उसके साल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, तो उस धातु पर अर्ध अभिक्रिया होती है, या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी चाहे अपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो उसका जो धातु की छड़ होता है साल्ट के विलयन में डुबाया जाता है, उस छड़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो उस इलेक्ट्रोड पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है या वो विभव प्राप्त होता है उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके साल्ट के विलयन में से या लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उस पर अर्ध अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के दौरान उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका विभव हो जाता है, उस पर विभव हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उस धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं और उस पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं कि जब किसी धातु, जैसे कांपर है, तो कांपर की छड़ को जब उसके धनायनों के विलयन में डुबाया जाता है या उसके साल्ट के विलयन में डुबाया जाता है तो कांपर 2+ आयन के रूप में रहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब ये कांपर धातु में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Cu में बदलता है, फिर इसके बाद आयनित होकर फिर Cu2+ बनाता है। इसी तरह से जिंक भी होता है कि जब जिंक की धातु को उसके साल्ट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Zn में बदल जाता है, जिंक धातु में बदल जाता है। ये भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी जो अभिक्रिया होगी अपचयन कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। और जब इसके विपरीत Cu यानी कॉपर Cu2+ में परिवर्तित होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही अभिक्रिया एक समय होती है, इसलिए इसको अर्ध अभिक्रिया कहते हैं, हाफ रिएक्शन बोलते हैं। या तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या तो अपचयन होगा, रिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से इसमें देखा गया तो जो जिंक होता है इसमें सामान्यतः अपचयन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है, यानी यह इलेक्ट्रॉन विलयन से, लवण के विलयन से ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। उसी तरह से ये जो Cu है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, यानी वह विलयन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, त्याग देता है, जिसके कारण इस पर धन आवेश आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी कॉपर की छड़ को उसके साल्ट के विलयन में या लवण के विलयन में डुबाएंगे तो उस पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात उस पर अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और जिंक की छड़ पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, यानी इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है इसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की छड़ ले लिए, एक सॉल्यूशन ले लिए इसके साल्ट का, मान लीजिए ये CuSO4 ले लिए, इसमें कॉपर की छड़ डुबा दी। तो कॉपर की छड़ जैसे डुबाएंगे तो इस पर क्या होगा कि ये जो कॉपर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो विलयन पर ऋण आवेश आ जाएगा और जो धातु होगा उस पर धन आवेश आ जाएगा। यानी जो धातु होगी विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाएगी और विलयन धातु के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी तरह से जिंक का देखा जाएगा, जिंक के साल्ट का विलयन लेंगे, लवण का विलयन मान लीजिए ZnSO4 ही ले लिए और इसमें जिंक की छड़ को डुबा दिए। तो जिंक की छड़ पर डुबाएंगे तो ये इसमें अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी जिंक ऋण आवेशित हो जाएगी और विलयन धन आवेशित हो जाएगी। तो इस तरह से आवेशित हो जाएंगे। ये कॉपर की छड़ है और ये जिंक की छड़ है। तो कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है, जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रोड भी वो किसे कहेंगे कि किसी भी धातु के जली विलयन में, लवण के जली विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या उस छड़ पर उत्पन्न विभव उस इलेक्ट्रोड के लिए या इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। किसी धातु के किसी लवण के जली विलयन में डूबी हुई छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं और इस उपकरण को अर्ध सेल कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रोड रहता है, प्लस वाला रहेगा या माइनस वाला रहेगा, धन इलेक्ट्रोड रहेगा या ऋण इलेक्ट्रोड रहेगा, एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा, इसलिए इसको अर्ध सेल कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इस इलेक्ट्रोड या धातु के पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसके बाद जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है? विभिन्न धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, तो सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यानी मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ऐसा धातु की छड़ या ऐसा इलेक्ट्रोड जो उस धातु के धनायन के विलयन में डूबी हुई हो और इस विलयन का सांद्रण 1 मोल हो या मोलर हो, 1 मोलर हो और उसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वो जो इलेक्ट्रोड होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी जो जिस
धातु की छड़ जिस विलयन में डुबाई जाती है उसका सांद्रण 1 हो, 1 मोलर हो, और उसका ताप, छड़ का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब जो धातु की छड़ होता है या इलेक्ट्रोड होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उस अवस्था में जो उत्पन्न विभव होता है धातु की छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मानक इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके धनायन के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबाया जाता है तो उस धातु की छड़ को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं और उस पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव मापने की विधि, यानी सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापेंगे, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब इसमें किसी भी एकल धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना प्रयोग पर आधारित होता है, तो प्रयोग पर आधारित होता है तो वो आसान नहीं होता है। इस तरह से धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की एकमात्र विधि है कि इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर पर आधारित प्रयोग किया जाए। उसके आधार पर कई धातुओं के या सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा सकते हैं। तो उसमें किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव 0 मान लिया जाता है और उस इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर के आधार पर अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं। तो उसके लिए किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की विधि में इसमें ये प्रयोग करते हैं एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये चित्र में प्रदर्शित है कि इसमें H+ हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर या 1 मोल सांद्रता का विलयन लेते हैं और उसमें प्लेटिनम फॉयल यानी प्लेटिनम का पत्र एक लेते हैं, प्लेट लेते हैं और उसको प्लेटिनम के ही तार से, पतले तार से जोड़ देते हैं और ऊपर ये कांच की नली होती है, परख नली की आकृति का, इसमें हाइड्रोजन गैस विलीन करते हैं 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो ये प्लेटिनम के तार पर विभव उत्पन्न हो जाता है, उस विभव को बोला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब इसमें जो विलयन का प्रयोग किया गया है धनायन H+ धनायन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इसी की सहायता से अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। तो ज्ञात करने से पहले इसका जो विभव होता है उसको 0 मान लिया जाता है। इसका विभव कुछ न कुछ होगा लेकिन इसका मान 0 मान लेते हैं अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण द्वारा, प्रयोग द्वारा इस पर देख सकते हैं हम लोग कि यदि इसका प्रयोग किया जाए कॉपर के इलेक्ट्रोड का तो उसको इस तरह से दिखाएंगे। ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए CuSO4 का और इसमें कॉपर की छड़ को डुबा दिए। हम लोग जानते हैं कि कॉपर की जो छड़ होती है उसको उसके धनायन के विलयन में डुबाते हैं, इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका विभव कुछ न कुछ होगा। इसमें इस धातु के जो साल्ट का विलयन है CuSO4, इसकी सांद्रता 1 m ले लिए, 1 मोलर ले लिए या 1 मोल प्रति लीटर ले लिए और इसका ताप ले लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तब ये कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होगा इसको मानक इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो इस पर जो विभव की गणना करना है तो इसको क्या करेंगे, इस धातु की छड़ को हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड से संबंधित कर देंगे, एक तार द्वारा इसको जोड़ देंगे और इस तार में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक धारा मापी इसमें लगाएंगे जिसको हम लोग ओमीटर कहते हैं। ओमीटर का प्रयोग करेंगे और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को मापने के लिए
1 वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे इस तरह से। जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर इनके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर में जो सूचकांक होता है, इंडिकेटर सुई होता है, वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखा गया है कि धारा की दिशा इस तरह से होती है, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ धारा का प्रवाह होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वह उच्च विभव है, और हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो निम्न विभव है। इसीलिए धारा कॉपर के इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। फिर उसके साथ साथ देखते हैं वोल्ट मीटर में, इसके पाठ्यांक के आधार पर देखते हैं इसके बीच का विभवांतर ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रयोग में देखा जाता है कि जो विभवांतर प्राप्त होता है उसका मान होता है 0.34 वोल्ट होता है। यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर इतना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये उच्च विभव है, तो यहाँ विभवांतर घटाएंगे Cu का माइनस हाइड्रोजन का बराबर ये इसका मान है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ से इसका मान निकालना हम लोग को, कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है और हाइड्रोजन का हम लोग मानेंगे 0 मान लिए हैं, तो ये आएगा 0.34। इस तरह से कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा VCU बराबर होगा प्लस 0.34 होगा। तो ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको E0 से भी प्रदर्शित करते हैं, तो E0 लिख देंगे बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव इस प्रयोग पर आधारित होता है, इसी प्रयोग के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, एकल मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाएंगे और उसको इससे संबंधित करेंगे। उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से धारा की दिशा ज्ञात करेंगे और वोल्ट मीटर की सहायता से उनके बीच का विभवांतर ज्ञात करेंगे, और दोनों विभव के अंतर के द्वारा दिए गए धातु का इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट होता है, धनात्मक होता है। अब इसी तरह से जिंक का भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। उसके लिए भी ये जिंक के इलेक्ट्रोड को, मानक इलेक्ट्रोड को लेते हैं इस तरह से। अब इसमें मान लीजिए कि ये जिंक का जो विलयन लिए, साल्ट का विलयन ZnSO4 ही ले लिए और इसकी सांद्रता 1 m ले लिए 1 मोल प्रति लीटर, और इसमें धातु जिंक की छड़ को डुबा दी। इस पर विभव उत्पन्न होता है, हम लोग जानते हैं। इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, यानी अपचयन की क्रिया होती है, और इसका ताप ले लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो इसको क्या करते हैं, इस धातु की छड़ इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे, एक अमीटर का भी प्रयोग करेंगे धारा मापन करने के लिए या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, और एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे इसके समांतर क्रम में। इस तरह से जोड़ देंगे। इसमें देखा जाता है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें धारा की दिशा अमीटर में जो सूचक है, सुई है, सूचक के अनुसार धारा की दिशा इस तरह से होती है, यानी हाइड्रोजन से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ धारा की दिशा होती है। इससे स्पष्ट हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है उच्च विभव पर और जिंक निम्न विभव पर, और दोनों के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर की सहायता से देखा गया, तो उसका मान पाया गया 0.76 वोल्ट। अर्थात दोनों के विभवांतरों का अंतर इतना है। तो उच्च विभव पर हाइड्रोजन है, इसलिए VH माइनस कर देंगे VZn बराबर आएगा 0.76। तो यहाँ से VH का मान 0 माना गया है, तो VZn बराबर आ जाएगा 0.76।
तो यहाँ से VZN निकालेंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह उधर चला जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट। इस तरह से इस प्रयोग पर आधारित है। इस तरह से बहुत से धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा सकते हैं इन्हीं प्रयोग या क्रियाकलाप के माध्यम से। इस तरह से जितने भी धातुएं हैं सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे तो सभी के इलेक्ट्रोड विभवों में पर्याप्त अंतर होता है, कुछ का धनात्मक होता है, कुछ का ऋणात्मक होता है। तो यदि उन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या उन धातुओं के इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते विक्रम में व्यवस्थित करें तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को बोला जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहेंगे कि जब धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को या उन इलेक्ट्रोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं होती हैं उन अपनी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, इसलिए इसको सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है, एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक पर आएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।